बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर का फिफ्थ पेपर एजुकेशन पॉलिसी स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ा रहा था। इस क्लास में पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस पेपर में पिछली कक्षा में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोग्राम ऑफ एक्शन को पढ़ा था। आज की कक्षा में मैं आपको बताऊंगा सामान्य तौर पे छोटे तौर पे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी इसकी मूल विशेषताएं क्या थी। क्योंकि देखिए किसी भी व्यवस्था को बनाने में जो निर्धारण होता है, जो व्यवस्था क्रियान्वयन होता है, ये सारी बातें संबंधित होती हैं। लेकिन सामान्य तौर पे अगर हम चर्चा करें तो हमें पता चलता है कि किसी भी कार्य योजना के पीछे यदि कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनाया गया, जो एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कमेटी के द्वारा जो 12 इसके दस्तावेज तैयार किए, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन तैयार किया गया। प्रोग्राम ऑफ एक्शन को 24 भागों में जो बांटा गया, इन 24 भागों में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, इसका चर्चाएं हो चुकी थी। आज मैं कुछ सामान्य तौर में बताऊंगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो बना, जिसे कहा जा रहा था कि अपने आप में भारत में बनने वाला सबसे विशेष और महत्वपूर्ण आयोग था, कमीशन था या नीति थी। आज हम लोग सामान्य तौर पे जानेंगे कि वो कौन कौन सी विशेषताएं थी। देखिए वैसे तो अगर हम बहुत सैद्धांतिक तौर पे देखें तो पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी विशेषताएं थी, लेकिन कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं महत्वपूर्ण बातें जो इसमें है जब मैं चर्चा के तौर पे आपसे बात करूंगा कि अगर वास्तविक तौर पे देखा जाए तो कुल 20-22 महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं, जिससे पता चलता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति वास्तव में अपने आप में परिपूर्ण एक शिक्षा नीति थी, जिसको यदि हूबहू उस व्यवस्था में लागू कर दिया जाता तो भारत की शिक्षा की व्यवस्था की जो गति है वो और बलवती हमें दिखाई देती। हालांकि लागू भी किया गया, लेकिन कुछ दिक्कतें आई, कुछ समस्याएं, वो चर्चा मैं अगली कक्षा में आपसे करूंगा। आज मैं बताऊंगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं। वैसे पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो महत्वपूर्ण कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिसको आपको जानना चाहिए। समान तौर पर यदि आपसे पूछा जाता है, यदि आप इसमें रुचि रखते हैं तो आप खुद अध्ययन करते हैं तो आप पता चलेगा कि ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई दे रही थी। देखिए इसे कहीं कहीं अगर आपसे पूछता है या अगर आप सैद्धांतिक तौर पे अगर बात करें तो जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं यही इसका मूल तत्व है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताएं हैं वही इसका मूल तत्व है, और जो इसका मूल तत्व है वही इसकी विशेषताएं हैं। वैसे तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, हर छोटी छोटी चीज़ में दिखाई देती है जो अच्छाई के तौर पे ज्ञान की जा सकती है, विशेषताओं के तौर पे ज्ञान की जा सकती है, लेकिन कुछ खास बातें इसमें जो बहुत विशेष तौर पे ध्यान देने पे पता चलती हैं, उसकी चर्चा हम आपके सामने आज करेंगे। देखिए सबसे पहली बात दिखाई देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, जो सबसे पहली विशेषता दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई देती है कि शिक्षा प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि राष्ट्रीय स्तर से प्रदेश स्तर, जिला स्तर, ग्रामीण स्तर, अगर प्रत्येक लेवल की बात करें हम तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखने को मिला कि यही एकमात्र शिक्षा का ऐसा आयोग था जिसने शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात कही, और वो भी शिक्षा के हर क्षेत्र में, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे उच्चतर प्राथमिक एजुकेशन हो, चाहे मिडिल एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, मतलब एजुकेशन के सारे फील्डों में जो विकेंद्रीकरण की बात हो रही थी उस व्यवस्था को प्रस्तुत करने का काम राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। तो सबसे पहली विशेषता ये दिखाई देती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरी व्यवस्था दिखाई देती है शिक्षा की व्यवस्था है तो पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई देती है कि भारत में बनने वाला एकमात्र ऐसा आयोग है जो कहता है कि जितने भी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं उस कार्यक्रम को बनाए रखने के लिए जितने भी धन की आवश्यकता पड़ेगी उस धन को मुहैया कराया जाएगा। तो ये दूसरी विशेषता दिखाई देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, क्योंकि इसके पहले भी तमाम आयोग बने, लेकिन उन आयोगों में सिर्फ कार्य और क्रियान्वयन की बात कही, उस कार्य और क्रियान्वयन के पीछे जो खर्च लगना है उसकी बात किसी भी आयोग में नहीं कही गई। तो ये जो महत्वपूर्ण विशेषता दिखाई देती है कि आर्थिक व्यवस्था या पर्याप्त धनराशि की जो व्यवस्था थी वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में करने की बात कही गई। ध्यान दीजिएगा, क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कि शिक्षा का यानी कह सकते हैं हम भारतीय आर्थिक आय का 6% वो हर हाल में सरकार जो है शिक्षा पे खर्च करेगी। तो कहने का तात्पर्य एक ऐसी सोच और एक मंशा निर्धारित भी की गई थी कि अगर हम 100 रुपए का प्रॉफिट करते हैं तो उसमें 6 रुपए जो है एजुकेशन पे खर्च करेंगे। हालांकि ये चीज़ उस समय के लिए भी अगर हम बात करें तो बहुत कम धनराशि
थी जिससे पूरी अच्छी तरीके से व्यवस्था का क्रियान्वयन करना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक शुरुआत थी, इसलिए इसको एक विशेषता के तौर पे स्वीकार। देखिए वहीं इसकी तीसरी व्यवस्था दिखाई देती है कि संपूर्ण देश में, समझिएगा ध्यान से, संपूर्ण देश में एक शिक्षा व्यवस्था 10+2+3 अनिवार्य रूप से देने की बात कही जाती है। और साथ ही ये कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, साथ ही साथ एक बात और भी कहा जाता है कि प्रथम 10 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा पूरे देश के लिए समान होगी। यानी अगर हम कहें 1 से लेकर 10 तक की जो शिक्षा की व्यवस्था है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडलाइन से जारी होगा, और संपूर्ण भारत में जो राज्य व्यवस्था है वो भी उस सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन को फॉलो करेगी, और संपूर्ण भारत में जो 1 से 10 तक की शिक्षा की 10 वर्षीय शिक्षा की व्यवस्था है वो हर हाल में पूरी कराई जाएगी। वहीं ये भी कहा गया, ध्यान दीजिएगा, कि +2, कितनी अच्छी बात कही जा रही है, कहा जा रहा है +2 के लेवल पे, यानी 11वीं के लेवल पे 10वीं पास करने के बाद बच्चे को तमाम तकनीकी व्यवस्थाओं, तकनीकी प्रशिक्षणों से जोड़ा जाएगा जिसमें उसकी रुचि होगी, ताकि उसके भविष्य में जीविकोपार्जन की कोई समस्या न उत्पन्न हो। वहीं +3 में कहा जा रहा है कि देश की सुरक्षा की व्यवस्था को बनाए करने के लिए, देश में आधुनिकता को बनाए रखने के लिए, देश में चिकित्सा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नए कृषि, न्याय, विज्ञान एवं तकनीकी जैसे शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता राष्ट्रीय शिक्षा नीति की दिखाई देती है। वहीं चौथी विशेषता की बात करें, कहा जाता है विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। ध्यान दीजिएगा, विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्गठन। क्यों? क्योंकि इस नीति के 5वें भाग में ये बात संदर्भित तौर पे कहा गया था कि प्रत्येक लेवल पे एजुकेशन का ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जाएगा, जिसकी जिम्मेवारी होगी प्रत्येक स्तर पे शिक्षा की व्यवस्था को मजबूती से बनाए रखना और उसको पूरा कराने की हर हाल में जिम्मेदारी का निर्वहन करना। साथ ही साथ इसको और मजबूती देने के लिए कहा जाता है कि कुछ नए आधुनिक विषयों को शामिल किया जाएगा, संस्कृति के प्रोग्राम निर्धारित किए जाएंगे, लेकिन आधुनिक विषय भी इस पूरे पाठचर्या की व्यवस्था में शामिल किए जाएंगे, जैसे गणित की शिक्षा, कंप्यूटर की शिक्षा, विज्ञान की शिक्षा आदि निश्चित की गई। ये चौथी विशेषता थी कि प्रत्येक लेवल पे और एजुकेशन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। ध्यान दीजिएगा, उसका फिर से रिप्लेसमेंट किया गया, उसका पुनर्गठन किया गया, प्री ऑर्गेनाइजेशन किया गया, उस पुनर्गठन करके उसको मजबूती प्रदान की गई। ये चौथी विशेषता दिखाई देती है। वहीं पांचवी व्यवस्था दिखाई देती है, प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। ध्यान दीजिए, कहा गया कि हर हाल पे छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है उस बालक को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था में बनाए रखने के लिए, उसके स्वास्थ्य व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार उसे भोजन, वस्त्र और उसकी व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए पर्याप्त पर्यावरण की व्यवस्था पे ध्यान देगी। उसके शारीरिक विकास हेतु उसे अच्छे स्वस्थ भोजन कराए जाएंगे, उसे खेल कूद से संबंध कराया जाएगा। तो एक अच्छी विशेषता दिखाई दे रही थी, जो कि पूर्व के किसी भी नीतियों में इस प्रकार की व्यवस्था क्रियान्वयन का कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था। तो ये पांचवी व्यवस्था थी। वहीं हम छठी व्यवस्था की बात करें, अनिवार्य निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये भारत में बनने वाला एकमात्र ऐसा शिक्षा आयोग है जो कह रहा है कि, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि हर हाल में प्राथमिक एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन को सर्वसुलभ कराया जाएगा, क्योंकि अभी तक 90% बच्चों को 1 किलोमीटर की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय सुलभ नहीं हो पाते। इसलिए कहा जाता है कि, ध्यान दीजिएगा, कि हर हाल में 86 के माध्यम से कहा जा रहा है कि हर हाल में 90% लोगों को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के दायरे में, ध्यान दीजिएगा, 3 किलोमीटर के दायरे में जूनियर हाई स्कूल से जोड़ा जाएगा। वहीं ये भी कहा जाता है कि अगले कुछ वर्षों में, 1990 तक, ध्यान दीजिएगा, 90 तक ये कहा जा रहा है कि 1990 तक जो शेष 10% बालक बालिकाएं बच रहे हैं, इनको भी हर हाल में 1 किलोमीटर के दायरे से प्राथमिक स्कूल और 3 किलोमीटर के दायरे से जूनियर हाई स्कूल से जोड़ दिया जाएगा। वहीं आगे इसमें एक और बात जोड़ी जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि 1995 तक शिक्षा की व्यवस्था को, आर्थिक विषमता को दूर करते हुए शिक्षा की व्यवस्था को इतनी मजबूती प्रदान की जाएगी कि हर हाल में भारत के 11 से 14 वर्ग के 100% बच्चों को उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि वो बच्चे असहाय ना महसूस करें, अपने आप को
अच्छा महसूस करें, अपने वातावरण को अच्छा से समझें। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय की व्यवस्था कराई जाएगी। प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाएं निर्धारित की जाएंगी। इसके लिए सरकार जो है फंड देगी। हर हाल में एक प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे, 1 बरामदे और 2 शौचालय की व्यवस्था कराई जाएगी। खेलने कूदने के लिए उनके लिए प्लेग्राउंड की व्यवस्था कराई जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि हर हाल में 2 शिक्षक नियुक्त किए जाएं, जिसमें हो सके कोशिश किया जाए 1 महिला और 1 पुरुष शिक्षक नियुक्त हो। साथ ही विद्यालय की व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए वहाँ कुर्सी, मेज, टाट पट्टी, चौक, डस्टर, ग्लोबल, ब्लैक बोर्ड आदि, कंप्यूटर, खेल की सामग्री आदि जैसे उपकरण विद्यालय की व्यवस्था में उपलब्ध कराए जाए। साथ ही अगर ये व्यवस्था करने में सरकार को थोड़ी असुविधा होती है तो औपचारिक केंद्र जैसे जो प्राइमरी, जिसे हम आंगनबाड़ी या प्री प्राइमरी केंद्र कहते हैं, उन केंद्रों में भी इस व्यवस्था की मजबूती दी जाए, ताकि यदि 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय और 3 किलोमीटर के दायरे में जूनियर हाई स्कूल खोलने में थोड़ी असमर्थता हो तो इन केंद्रों को भी मजबूत बनाया जाए। प्राइमरी, प्री प्राइमरी कोर्सेज चलाए जाएं, बच्चों को विद्यालय से जोड़ने जैसे कार्यक्रम चलाए जाए। तो ये छठी विशेषता दिखाई देती है। वहीं 7वीं विशेषता की हम बात करें, माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की बात कही जाती है कि शिक्षा की व्यवस्था को देखा जाए तो पुरुष की भागीदारी निश्चित होती है, लेकिन बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती। इसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 7वीं विशेषता दिखाई देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। वो कहता है कि माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन होना चाहिए। एक बार फिर से ध्यान देना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था में कौन कौन सी कमियां हैं, वो कौन कौन से वीक पॉइंट हैं जिनकी वजह से माध्यमिक एजुकेशन हमारा कमजोर पड़ रहा है। साथ ही इस एजुकेशन व्यवस्था में मजबूती प्रदान करने के लिए त्रिभाषा सूत्र, ध्यान दीजिएगा, त्रिभाषा सूत्र मतलब एक क्षेत्रीय भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, त्रिभाषा सूत्र। साथ ही साथ लड़के लड़कियों दोनों लोगों को शिक्षा की व्यवस्था सुलभ कराने की जिम्मेदारी कटिबद्ध की जाए। और त्रिभाषा सूत्र के साथ साथ हिंदी, गणित, अंग्रेजी, मानविकी, राष्ट्रीय, संवैधानिक, नागरिक, अधिकारी आदि विषय की व्यवस्था से उनको जोड़ा जाए और विशेष प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हेतु उन्हें आगे प्रमोट करने हेतु जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे योजनाओं या नवोदय विद्यालय जैसे योजनाओं जैसा कार्यक्रम चलाया जाए, जहां पे +2 तक का एजुकेशन उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाए। और कहा भी गया इसमें कि आगे ये कोशिश की जाए कि 1995 तक माध्यमिक स्तर के प्रत्येक बालक बालिकाओं की जो संख्या उसमें से 25% छात्रों को तकनीकी शिक्षा से जोड़ दिया जाए। तो ये 7वीं विशेषता दिखाई देती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। वहीं 8वीं विशेषता की बात करें, वो कहता है उच्च शिक्षा का प्रसार एवं उन्नयन, कि माध्यमिक शिक्षा और प्राइमरी एजुकेशन तभी मजबूत होगा जब हमारा हायर एजुकेशन मजबूत होगा। तो हायर एजुकेशन मजबूत करने की बात कही जाती है और कहा जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हायर एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा। यूजीसी, ध्यान दीजिएगा, यूजीसी यूनाइटेड ग्रांट कमीशन जो है उसको स्वायत्ता और उसको मजबूती प्रदान की जाएगी और कोशिश कराया जाएगा कि वो अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाए। साथ ही साथ हायर एजुकेशन की व्यवस्था को और मजबूत कर सरल और प्रभावी बनाने के लिए ओपन यूनिवर्सिटीज जैसे संस्थान भी यूजीसी के माध्यम से स्थापित कराए जाएं। तो ये 8वीं विशेषता दिखाई देती है। वहीं 9वीं विशेषता की हम बात करें, जो होता है तकनीकी प्रबंधन के क्षेत्र में, कि अखिल भारतीय तकनीकी परिषद गठित की जाए। ऑल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट, काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट का गठन किया जाए। साथ ही साथ उसे कानूनी अधिकार दिया जाए। निम्न स्तर के जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं उनको बंद किया जाए ताकि वो अपनी कार्य योजना ईमानदारी से कर सकें और अपने इंस्टीट्यूट को डूबते हुए बचा सकें। तो ये तमाम विशेषताएं जो हैं वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देखने को मिलती है। वहीं हम 10वीं, ध्यान दीजिएगा, इसके 10वीं विशेषता की बात करें तो वो है परीक्षा प्रणाली के संबंध में। कहा गया कि 1986 के 8वें अनुभाग में कहा भी गया है कि हर हाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा की व्यवस्था को मजबूती से प्रदान किया जाएगा। और वो मजबूती कितनी हद तक अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, शिक्षक कितने जिम्मेदारी से अपना काम करता है, छात्र कितने जिम्मेदारी से अपना निर्वहन कर सकता है, इन व्यवस्थाओं का पता लगाने के लिए मूल्यांकन की व्यवस्था निर्धारित की जाए। 10वीं और 12वीं में 10 एंड 12+2 में वर्ष के अंत में मूल्यांकन निश्चित किया जाए। उस मूल्यांकन को ईमानदारी से निश्चित किया जाए, नकल न होने पाए, कोई असुविधा या समस्या न उत्पन्न होने जाए। अगर कोई असुविधा समस्या उत्पन्न होती है तो ऐसे संस्थान बनाए जाएं, ऐसे नियम और कानून बनाए जाएं जिनका काम हो इस समस्या के समाधान को समाप्त करना और अच्छे मूल्यांकन की व्यवस्था निर्धारित की जाए, जिससे कि हम वास्तविक तौर पर उन छात्रों शिक्षकों के बारे में पता लगा सके जो इस व्यवस्था को बनाए रखने में अपनी सहायता करते हैं। तो ये 10 महत्वपूर्ण बातें थी
जो उसकी चर्चा आज इस कक्षा में हम लोगों ने किया। अगली जो महत्वपूर्ण कुछ बातें और छूट रही हैं, कुछ विशेषताएं छूट रही हैं, इसका चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।